आपका सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे धामी का ऐलान, बजट सत्र में भू कानून प्लान। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून का बिल लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने इसकी घोषणा की है और इतना ही नहीं, सीएम धामी का कहना है कि सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही लैंड माफिया पर एक्शन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार ने राज्य हित में कई निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही 5000 से भी अधिक सरकारी जमीन जो गैर कानूनी रूप से कब्जे में थी उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाले बजट सत्र में एक सख्त कानून भी लाने की सरकार तैयारी कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री के सख्त कानून के ऐलान के साथ उत्तराखंड शासन के वरिष्ठ अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। सीएम के निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव राधा तोड़ी ने अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव ने भू कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद फरोख्त के साथ ही भूमि खरीद संबंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर रिपोर्ट तलब की है। हालांकि शासन को 13 में से 11 जिलों की ही रिपोर्ट मिल पाई है, शेष 2 जिलों से रिपोर्ट आना बाकी है। बता दें कि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है। इसके लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार यूसीसी और धार्मिक मुद्दों पर ही ध्यान देकर प्रदेश के असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटा रही है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री धामी राज्य में सशक्त भू कानून लागू कर पाएंगे? क्या सरकार का ध्यान प्रदेश के असली मुद्दों पर नहीं है? आज इन्हीं सभी मुद्दों पर करेंगे बातचीत। उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले बजट में सख्त भू कानून का बिल लाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखने का दावा किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस अभियान के तहत प्रदेश की 5000 से भी अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले बजट सत्र में एक सख्त भू कानून भी लाने की सरकार तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार का ध्यान राज्य के असली मुद्दों पर नहीं है। सरकार यूसीसी और धार्मिक मुद्दों पर ध्यान दे रही है। वहीं यूकेडी ने तो यूसीसी के विरोध में आंदोलन भी शुरू कर दिया है। साथ ही सरकार से यूसीसी हटाकर राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की मांग की है। प्रारंभ हुआ है और ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। पूरे राज्य के अंदर कहा है जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है, चाहे किसी प्रकार का भी अवैध अतिक्रमण, वो अतिक्रमण पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है। जो कब्जा है उसको मुक्त कराया जाए। हमारा अभियान चले, उसको जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देश दूंगा। और पूरे राज्य के अंदर आप देख रहे हैं, प्रदेश की जनता सख्त भू कानून मांग रही है। प्रदेश की जनता रोजगार मांग रही है। प्रदेश की जनता पीने का पानी मांग रही है। प्रदेश की जनता मरते हुए लोग जो एक्सीडेंट में हैं वो एक्सीडेंट में लोग न मरें, यातायात की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को बसें मिलें, सड़कों की हालत दुरुस्त हो, वो मांग रही है। सरकार यूसीसी का राग अलाप रही है। सरकार को कुछ नज़र ही नहीं आता। सरकार को मतलब ही नहीं है अच्छी सड़क से, अच्छी परिवहन व्यवस्था से। सरकार को मतलब ही नहीं है लोग जाए भाड़ में, लोग मरते रहें। सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को हिंदू मुसलमान करना है, यूसीसी करना है, सरकार को मंदिर मस्जिद करना है, लव जिहाद करना है, लैंड जिहाद करना है, थूक जिहाद करना है। देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है उत्तराखंड क्रांति दल का, ये यूसीसी को सरकार लागू कर रही है और इसके पीछे सरकार की मंशा ये जो मूल निवास और भू कानून का जो आंदोलन चल रहा है पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरी उत्तराखंड की जनता उसको दिलों में जगह ले चुकी है। उसको घबरा करके मुख्यमंत्री जी उस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मूल निवास को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, भू कानून को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी लागू होगी तो जो व्यक्ति 1 साल उत्तराखंड में प्रवास करेगा वो यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा, उसको पूरा अधिकार दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग की जा रही है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी।
इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर संशोधन किए गए हैं। इसके तहत तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शासन के वरिष्ठ अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। सीएम के निर्देश पर राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्य सचिव ने भू कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद फरोख्त के साथ ही भूमि खरीद संबंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर रिपोर्ट तलब की। मंत्री लगातार आंखों में धूल झोंक रहे हैं उत्तराखंड की। पहले केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का खुद शिलान्यास करके आते हैं और उसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लाते हैं कि कोई 4 धामों को टच नहीं करेगा, कोई कहीं कोई मंदिर नहीं बनाएगा। अब जितना भी खेल खिलवाड़ हुआ है हमारी भूमि के साथ, वो आपकी सरकारों में हुआ है और अब आप ही कह रहे हैं कि आप सख्त भू कानून लाएंगे। जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी और तब भी हम टिप्पणी करेंगे, क्योंकि अभी तो आपकी सरकार से ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जितने भूमाफिया हैं वो सबसे ज्यादा सक्रिय यदि किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए हैं और सबसे ज्यादा बंदरबाट और कब्जा यदि किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ तो वो धामी जी के कार्यकाल में हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि यूसीसी को अभी तक विपक्ष ने ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं और देखा नहीं, क्योंकि अभी तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे अमेंडमेंट और करने बाकी हैं और सरकार उनको करने जा रही है और बहुत ही सशक्त ये बनने जा रहा है, जिसमें यूसीसी में तमाम हमारी चाहे महिलाएं हों, हमारे बुजुर्ग हों, हमारे युवा हों और इस प्रदेश का जो चहुमुखी विकास करने का जो कार्य यूसीसी के माध्यम से भी जो सरकार करने जा रही है, मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया। क्योंकि वो तो पहले से ही संकल्पित थे इस बात के लिए। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने पहले ही कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे और प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार देने का काम करेंगे। तो विपक्ष को शायद ये बातें हजम नहीं हो पा रही हैं और उन्होंने अभी तक इसका पूरा ड्राफ्ट देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है और पहले से पहले ये ऐसे एक निर्णय लेकर के विपक्ष लेकर के चल रहा है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां भाजपा यूसीसी समेत अन्य सख्त कानून बनाने को सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार पर प्रदेश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए गंभीर है? क्या सरकार प्रदेश के असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? देखना होगा मुख्यमंत्री की घोषणा धरातल पर कब उतरती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है। बीजेपी से नवीन पिरशाली साहब हमारे साथ में हैं और यूकेडी से दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं और इसी के साथ में हमारे साथ गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। आगे चर्चा में और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले नवीन जी के साथ में हम शुरुआत करेंगे। बजट सत्र में भू कानून लाने की तैयारी है, विपक्ष सवाल लगातार उठा रहा है। एक तरफ अभी यूसीसी को लेकर ही चर्चा चल रही है और अब आप एक नई, जैसे ही वहां पर मामला पहुंचा है, एक और नई बात भू कानून को लेकर आपकी ओर से कह दी गई। कहीं असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं कर रही बीजेपी? देखिए, इस प्रदेश के मुख्य मुद्दे जिसके लिए जनता कहती है वो भू कानून है और मुख्यमंत्री जी अगर ये कहते हैं कि अगर अगले बजट सत्र में इसको पेश किया जाएगा तो उसमें क्या मतलब इनको विपक्ष को राजनीति लग रही है या विपक्ष को घोषणा लग रही है? आप ये देखिए, जो मूल मुद्दे यही तो मुद्दे हैं। भू कानून हो गया, मूल निवास है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको प्रदेश की विजनरी सरकार इस प्रदेश के हित में ला रही है और विपक्ष उसमें राजनीति कर रही है। तो विपक्ष का केवल राजनीति का हक है विपक्ष होने के नाते, लेकिन जहां तक सरकार की बात है तो सरकार सीधे तौर पर उत्तराखंड प्रदेश की जो आवश्यकता है, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य बना था, उन अवधारणाओं को साकार करते हुए प्रदेश हित में, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के संरक्षण के लिए कानून ला रही है और मुझे लग रहा है कि सबको स्वागत करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सशक्त भू कानून आएगा और उस पर बहस की जाएगी, उसको आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो स्वागत योग्य है। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है ना कि इसके पहले भी और कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए थी।
गिरिराज जी के पास में चलेंगे, लेकिन एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। प्रांजल नौडियाल साहब हमारे साथ में है, सचिव भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति की ओर से। स्वागत सर आपका भी। आपके पास में आएंगे, उससे पहले गिरिराज जी को सुन लेते हैं। गिरिराज जी, उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका पहले समाधान होना चाहिए, जिनके चलते ही उत्तराखंड का गठन हुआ था एक नए राज्य के तौर पर, लेकिन उन सब चीजों पर ध्यान नहीं है। हालांकि भू कानून उनमें से एक है, लेकिन क्या असल में इनके लिए जरूरी इन्हें लग रहा है या सिर्फ और सिर्फ यूसीसी के बाद एक और नया शगुफा? गरिमा जी, भू कानून का अगर विकृत स्वरूप अगर आपको कहीं नजर आ रहा है उत्तराखंड में, तो इस विकृत स्वरूप के मूल में भाजपा है। गरिमा जी, 2002 और 2007 के बीच में पंडित नारायण दत्त तिवारी मुखिया बनते हैं प्रदेश के। बहुत बड़े विजनरी नेता थे और निश्चित रूप से जो इंफ्रा दिया गया, अगर इन 24 वर्षों में अगर मैं रीड उस कार्यकाल को, उस काल को मानता हूं 2002 और 2007 के बीच में पंडित नारायण दत्त तिवारी ने निश्चित रूप से इंफ्रा दिया है। उस बीच में सिडकुल दिया है। जितनी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई निश्चित रूप से, चाहे सितारगंज की हो, रुद्रपुर की हो, हरिद्वार की हो, सिडकुल की हो, सैलक हुई, एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। उसके साथ साथ एक सख्त भू कानून पंडित नारायण दत्त तिवारी के काल में, गरिमा जी, 500 स्क्वायर मीटर आवासीय भूमि जो बाहरी, जो अन्य प्रदेशों से आए हुए व्यक्ति को अगर कोई जमीन लेनी है उत्तराखंड में, तो 500 स्क्वायर मीटर उसके लिए मानक थे। आवासीय भूमि अगर उसको लेनी है, पूरे परिवार में एक यूनिट वो ले सकता था। लेकिन सबसे बड़ा जो एक निर्णय था पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के काल में, कि 12.5 एकड़ जमीन जिसकी एक लिमिटेशंस रखी गई थी, उसमें अगर कोई अन्य प्रदेशों से आए हुए व्यक्ति वो इंडस्ट्रियल कोई अपना प्रयोजन कोई बताता है, कोई हर्बल कोई इंडस्ट्री, कोई हर्ब से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, या किसी भी ऐसे फील्ड को चुन रहा है जिससे कि लाभान्वित होने वाला है जनमानस उत्तराखंड का, तो निश्चित रूप से उसके लिए खुली एक सामने एक बात रखी गई थी कि 12.5 एकड़ जमीन आप खरीद सकते हैं। प्रयोजन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपको किस चीज के लिए, किस बाबत वो जमीन चाहिए। इसके बाद जो है निश्चित रूप से खंडूड़ी जी का कार्यकाल आता है, वो 250 स्क्वायर मीटर कर देते हैं उसको, जो नीचे वाली जो अपनी जो सीमा थी आवासीय भूमि की। उसके बाद जो है ऊपर जो है 12.5 एकड़ जो बना हुआ था, वो 12.5 एकड़ वो बनी हुई थी। वो सारी स्थितियां त्रिवेंद्र सरकार जैसे ही शासित होती है 2017 में, ये लोग जो है, जो लिमिटेशन 12.5 एकड़ थी, जिसमें प्रयोजन में बार बार कह रहा हूं, जिसमें मेंशन करना होता था व्यक्ति को, लेने वाले पक्ष को, वो अनलिमिटेड कर दिया गया। गरिमा जी, ये वास्तविकता है। हम पहाड़ में वास करते हैं, हमारा घर भी है वहां पे, हम लोग जाते हैं हर हफ्ते अपने गांव। आज स्थितियां ये बन चुकी है कि आज प्लेन्स का व्यक्ति, अगर आप खतौनी खोल के देखते हैं तो उसमें बाहर के लोग उसमें दिखते हैं। सारे पहाड़ त्रिवेंद्र सरकार ने निश्चित रूप से बिकवा दिए हैं। आज अगर ये भू कानून की, सख्त भू कानून की सरकार धामी जी के नेतृत्व में बात कर रही है भाजपा, तो आप स्वयं सोचिए कि कहां ये कोशिश, ये जो कानून कह रहे हैं सख्त कानून, अभी आप देखिएगा जब ये इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा, या पटल पे पहले ये ड्राफ्ट तैयार करेंगे, निश्चित रूप से उस सख्त कानून में भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनाएंगे, क्योंकि इस समय भ्रष्टतम सरकार शासित है। गरिमा जी, सारी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण, ब्यूरोक्रेट पूरे इनके साथ इस समय सम्मिलित हैं और निश्चित रूप से बंदरबाड़ चल रही है। चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए आ चुका है। आज जो स्थितियां हैं, मंत्रीगणों पे इनके आय से अधिक संपत्ति के मामले में सख्त टिप्पणियां हो रही हैं कोर्ट से, लेकिन कहीं जूं नहीं रंग रही है, कोई बर्खास्तगी नहीं है, उससे कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है मंत्री से। आज ये स्थितियां इन्होंने बना रखी है प्रदेश की। आज सख्त भू कानून की बात कर रहे हैं। आप स्वयं सोचिए, जो अगर लचर रवैया अगर त्रिवेंद्र सरकार अगर नहीं अपनाए होती, तो निश्चित रूप से पहाड़ बिकने से बच जाते, जो बिक चुके हैं आज। आज ऐसी स्थिति है गरिमा जी।
निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में सारी बातों को वॉच किया जा रहा है और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि जो सरकार कह रही है, सख्त भू कानून की अगर बात कर रही है, तो निश्चित रूप से जो वेट एंड वॉच की बात अगर विपक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो यही सोच के कर रहा है कि वो जनमानस आने वाले समय में जो बचा हुआ अभी हमारे पास है, बची हुई जो जमीनें हैं, वो खुर्द बुर्द न करे सरकार, उसमें वाकई सख्त कानून की तरफ सरकार बढ़े और निश्चित रूप से एक इस तरह के मानक तैयार हो जिसमें कि वाकई जो आखिरी पायदान के ग्रामीण की अगर बात करते हैं गरिमा जी, ये पृथक राज्य मांगा क्यों गया था, उसके पीछे मूल में अवधारणा क्या थी? यह अवधारणा थी कि पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में जो आखिरी पायदान का ग्रामीण है उस तक समूची फैसिलिटीज पहुंचे, वाकई वो समृद्धि की ओर हो, पारंपरिक खेती को बढ़ावा सरकार दे, वो समृद्धि की ओर हो। आज स्थितियां ये बन गई हैं कि वो पहाड़ जो बिके में है, वहां स्थिति ये है कि वहां रिजॉर्ट और होटल लोगों ने बना दिए। प्रयोजन कुछ और बताया गया, प्रयोजन बताया गया कि हर्बल इंडस्ट्री कोई लगानी है, वहां पे फार्म हाउस बन गए। ये स्थितियां बनी हुई है पहाड़ की, लेकिन सरकार जो है कहीं से कोई सिंसियरिटी नहीं है उस जनमानस के प्रति, जो बार बार मैं कहता हूं कि भाजपा को, निश्चित रूप से सरकार को, अरे आप जो बचा हुआ 2.5 वर्ष का कार्यकाल है गरिमा जी, वो अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए अपने जनमानस के बीच में इनको होना चाहिए। हम लोग करण महाराज जी के नेतृत्व में इनको लगातार जो सुप्तावस्था में होते हैं, सोई हुई स्थिति में सरकार होती है, इनको जगाने का कार्य करेंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सवाल हैं वो विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। और मेहमान हमारे साथ में हैं दीपक रावत जी, हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक जी स्वागत आपका भी। क्या लग रहा है ये सरकार की मंशा पर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या वो ठीक उठा रहा है? क्योंकि बड़े मुद्दे उठाएं, यूसीसी जैसी बात हुई, उसके बाद अब सीधा भू कानून पर आ गए हैं, समस्या समाधान तक पहुंचेगी क्या? देखिए, जिस प्रकार से जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है वर्तमान सरकार के प्रति विभिन्न कारणों से, और उसमें से मुख्य कारण आज की डेट में यूसीसी जो आ रहा है वो है। फिर जो आपका जिस प्रकार से मूल निवास मांगा जा रहा है, सब भू कानून मांगा जा रहा है, और जो अलग से कारण है जिनकी चर्चा बाद में कर सकते हैं। अब जो ये विश्वास जो जनता के बीच पनप रहा है, उसी की देन है कि आज इनके नेतागण हो, मुख्यमंत्री हो, नेता हो, बड़े बड़े नेता हो, ये सब के सब आप एक साथ भू कानून की तरफ बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए गरिमा जी, 2007 से लेकर 2012 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, तो क्या उस समय इनको यहाँ इस समस्या का समाधान नजर नहीं आया? क्या उस समय ये समस्या नहीं थी? उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रदेश के बनने से पूर्व भी, और जब ये प्रदेश अब 24 वर्ष हो चुके हैं, कल हम उसके 24वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लगातार इन मुद्दों पर चर्चा करता रहा है, लगातार इन मुद्दों पर राजनीति करता रहा है कि आपको इन मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश ये रहा कि जो दो राष्ट्रीय पार्टी रही है, 2 बार कांग्रेस रही है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी रही है, इन मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन आज जब जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है इन दोनों सरकारों से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि अगर हमने आज भी अपनी जमीन नहीं बचाई, हमने आज भी अपनी संस्कृति नहीं बचाई, अगर आज भी हमने अपने मूल निवास की जो हमारी पहचान है उसको नहीं बचाया, तो निकट भविष्य में वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ का जो समावेश है वो बिल्कुल बदल जाएगा, और उसका सबसे बड़ा नुकसान उन सारे पहाड़ियों को होगा, उन विभिन्न धर्मों के लोगों को होगा जिन्होंने मिलजुल कर इस पृथक राजकीय अवधारणाओं के लिए संघर्ष किया, आंदोलन करा और फिर इसको प्राप्त किया। तो अब जाके भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है, तो इनकी बातों में ही नजर आता है कि आप यूसीसी के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। गरिमा जी, मैं आपके चैनल में बार बार बोल चुका हूं, एक बार और याद दिला देता हूं, 1 जनवरी 2024 इसी वर्ष जब ये पहला साल लग रहा था, उत्तराखंड क्रांति दल ने दीनदयाल उपाध्याय पार्क में मूल निवास और सख्त भू कानून को लेकर एक दिवसीय धरना दिया था। और इत्तेफाक देखिए मैं कि आज भी हम 2 दिन के उपवास में हैं उसी दीनदयाल उपाध्याय पार्क में। आप देख लीजिए, आज हम नवंबर में आगे, नवंबर के मंथ में 9 महीने से हम बैठे हुए हैं, और 11 महीने में, और उसी मुद्दे को लेकर हम आज फिर सड़कों पे हैं, रोड पे हैं, धरना 2 दिन का उपवास कर रहे हैं। अगर अभी भी हमारा स्पष्ट कहना है कि सरकार सिर्फ टाल मटोल कर रही है, जिस प्रकार से ये जो कहते हैं, इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है। ये जो आंदोलन करने वाले हैं, आपको ज्यादा जानकारी है कि उनको कुचलने का जो दुस्साहस कभी अंग्रेजी सरकार करती थी, आंदोलन किए,
अब इन्होंने वही रुख अपना रखा है इस प्रदेश में कि कोई भी अगर इनके खिलाफ कुछ भी करे उनको उसके खिलाफ केस कर दो, उसको झूठे मुकदमे में फंसा दो, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जनता को बरगलाने के लिए सख्त भू कानून जैसा एक जुमला छेड़ देते हैं, क्योंकि जुमला की पार्टी है, जुमला छेड़ेगी, लेकिन वास्तविकता में ये नहीं लाते हैं। अब मैं यूसीसी में नहीं आना चाह रहा हूं, लेकिन गरिमा जी यूसीसी के बारे में हम जो अब विरोध कर रहे हैं उसमें स्पष्ट है। अब ये बताइए, ये कहते हैं, इनके मुख्यमंत्री मंचों से कहते हैं कि हम बाहरी लोगों को रोकना चाहिए। दीपक रावत जी, आप जो आंदोलन करना चाह रहे हैं वो केवल अपनी यूकेडी केवल राजनीति को चमकानी, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश आपके द्वारा हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है नवीन जी प्लीज, नवीन जी ठीक है, अभी और मेहमान है उनको भी जोड़ना है, प्लीज नवीन जी शांत हो जाइए प्लीज। उसको कब्जाने की कवायद जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। नवीन जी जब आपकी बारी आती है प्लीज आप तब बोला करिए प्लीज। मैं बहुत समझाऊंगा रावत जी, मैं बहुत समझाऊं। हाँ तो फिर अपनी बारी आने पर ही बोलिए प्लीज, कृपया करके शांत हो जाइए प्लीज। और मेहमान है उनको जोड़ लेते हैं। चलिए ठीक है, दीपक जी आपके पास में भी लौटेंगे कुछ। नवीन जी आपको समझ में नहीं आता है क्या? नवीन जी जब मैं आपके पास में आती हूँ, आप जब भी डिबेट में बैठते हैं आप यही करते हैं। आपको अपने वक्त में ज्यादा कुछ नहीं बोलना होता है, जब आप कुछ शब्द बोलकर शांत हो जाते हैं। उसके बाद में जब दूसरों से मैं सवाल करती हूँ तब हर बार आपको टिप्पणी करना जरूरी हो जाता है, ये गलत बात है। क्या है आज का? अब दीपक जी आप भी शांत हो जाइए और नवीन जी आप भी शांत हो जाइए। चलिए और मेहमान है उनको भी जोड़ लेते हैं। प्रांजल नौडियाल साहब हमारे साथ में है, सचिव भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति की ओर से। स्वागत सर आपका भी। प्रांजल जी, भू कानून से देवभूमि का विकास होगा क्या? और भू कानून का जो मुद्दा उठाया जा रहा है कहीं असल मुद्दों से, बाकी के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है, या वाकई में इस समस्या का समाधान ढूंढने की ओर सरकार जो है वो कदम बढ़ा रही है? देखिए गरिमा जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पैनल में इंक्लूड किया। आप देखिए पिछले 24 सालों में, और इससे पहले कि ये फिर से भाजपा में और कांग्रेस में और यूकेडी में हो जाए माहौल, तो से पहले मैं बात खत्म करूंगा। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, आज भी हम हरिद्वार में महारैली कल उसकी तैयारियों में हम यहाँ पर व्यस्त हैं। पिछले 24 सालों में पहले मुख्यमंत्री बने, भाजपा के बने, हरियाणा कैडर से बने, मूल निवास के साथ साथ स्थायी निवास की व्यवस्था शुरू हुई। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, मूल निवास की व्यवस्था पूरी तरह इस प्रदेश से खत्म हुई। 2024 में अब जो यूसीसी का कानून आ रहा है उसमें जो निवास की अवधि इस प्रदेश में रखी गई है वो अब 1 साल की रखी गई है, यानी 1 साल के अंदर अंदर आप यहाँ के स्थायी निवासी बन जाएंगे। ये स्थिति है हमारे मूल निवास की। वो कानून पे आते हैं, पहले जब गवर्नमेंट पहला जो उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी उन्मूलन एक्ट यहाँ पर लगता था, तो उसमें जो है पहली सरकार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और नरेंद्र तिवारी जी के टाइम पर उन्होंने 500 वर्ग मीटर का एक प्रावधान उसमें किया था, लेकिन जो है निकाय के कानून एज इट इज छोड़ दिए। यानी जब भी नगर पंचायत जो है नगर पालिका में या नगर पालिका नगर निगम में जब जाएंगी तो जो है भूमि कानून अलग तरीके से उसमें लागू होंगे, और उसमें जो है जमीनों के लिए कोई सख्त भू कानून नहीं था। वो जमीनें तब भी खुली लूट के लिए छोड़ दी गई थी। उसके बाद खंडूड़ी जी आए, 250 वर्ग मीटर का प्रावधान लाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन निकाय के विस्तार के लिए फिर वो कोई कानून नहीं लेके आए, यानी कि फिर जो है खुली लूट के लिए छोड़ दिया गया और बार बार नगर निगम और निकायों का विस्तार होता चला गया और ग्रामीणों और कृषि भूमि जो है बार बार नगर निगम नगर पालिका में आती गई और खुली लूट के लिए उसको भी छोड़ दिया गया। उसके बाद 2018 आता है, एक जो है कानून था 143, यानी जिसमें लैंड यूज चेंज होता है, यानी कृषि भूमि को आप गैर कृषि कामों के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ, उसमें 2 बाध्यताएं। पहले तो ये 143 में ये बाध्यता खत्म कर दी गई कि अगर आप किसी इंडस्ट्रियल यूज के लिए कोई जमीन यूज कर रहे हैं तो आप जो है आपको लैंड यूज चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। यानी वो जो उसमें बाध्यताएं थी बहुत सारे जो है टिपिकल उसमें नॉर्म्स थे, वो पूरी तरीके से हटा दिए गए। आप आइए, आप कोई भी इंडस्ट्री का प्रपोजल लाइए, एमओयू साइन कीजिए और आप जितनी चाहे भूमि ले लीजिए। 154 में जो सारे 12 एकड़ की बाध्यता थी इंडस्ट्री के लिए भी, वो भी जो है खत्म कर दी गई। और जून 2022 में जो 2 बाध्यताएं जो है पहले के कानून में थी, यानी कि अगर आप 2 साल तक जमीन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो वापस सरकार में निहित हो जाएगी, और जिस प्रयोजन के लिए आप करते हैं वो अगर प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, आप उस पर वो इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं तो वो जमीन वापस हो जाएगी। वो बाध्यताएं भी धामी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। आप सोच रहे हैं कि ये लोग जो है एक मजबूत भू कानून लेके आएंगे, ये सब बेमानी है साहब। जिस प्रदेश में ज्यादातर जनप्रतिनिधि या तो जो है खनन के काम में लिप्त हैं या जो है प्रॉपर्टी
के काम में लिप्त हैं, वो जो है एक मजबूत भू कानून लेके आएंगे, ये मानना एक बेईमानी है। जैसे मूल निवास इस प्रदेश से खत्म किया गया, भू कानून इस प्रदेश से पूरी तरीके से खत्म किया गया। हमें कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद थी पिछले सत्र में 3 दिन के लिए गैरसैंण गए, अपने वेतन और भत्ते बढ़ाए और वापस आ गए। जनता के मुंह पर तमाचा, ये होता है सत्रों में। ये है हमारे जनप्रतिनिधियों का हाल। दोनों पार्टियों ने इस प्रदेश के इस ऐसी हालत की जिम्मेदार ये दोनों पार्टियां हैं। इस प्रदेश को खत्म करने में, इस प्रदेश के भूमि कानून और मूल निवास को खत्म करने में दोनों पार्टियों का बराबर का हाथ। मैं बार बार ये कहता हूं, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, नैनीसार में एक जमीन जो है जिंदल स्कूल को दी जानी थी, वहां पर कितना बड़ा जो है उस पर आंदोलन हुआ, वहां कितनी हिंसा की गई लोगों के साथ, आज भी उन ग्रामीणों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर मूल निवास और भू कानून की बात ना करे। मूल निवास तो उनके टाइम में पूरी तरह खत्म ही कर दिया गया। चलिए ठीक है, इस पर अभी हम कांग्रेस से भी जवाब लेंगे, क्योंकि राज्य की ओर से सरकार से तो खूब सारे सवाल पूछे गए। लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। भू कानून को लेकर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप कुकरेती जी के पास में जाएंगे, राज्य आंदोलनकारी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, राज्य में आंदोलनकारियों ने बड़ी भूमिका निभाई है और भू कानून या मूल निवास जैसे मुद्दों को लेकर बहुत बड़ा जो है वो आंदोलन भी करते रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि अब जब सरकार की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया है, तो क्या असल में उनकी मंशा इस समस्या के समाधान करने की है, या सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भू कानून की बात सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की जा रही है? देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार से उपरांत राज्य आंदोलनकारी मंच राज्य बनने के साथ से ही इस बात को लेकर लगातार मुखर रहा, और उस समय कई हमारे तराई के जो साथी थे वो हमसे नाराज भी हुए कि तुम इस तरह की बात कर रहे हो। उनकी बात ये समझ अब जो है 22-24 साल बाद आई। हम लगातार उस बात को लेते लगे रहे। हमारी तिवारी सरकार से जब उस समय जद्दोजहद होती थी, लेकिन उन्होंने 500 तो किया, हम उसको घटाने के एवज में थे, लेकिन उन्होंने 500 किया। लेकिन उनके अगर नियमों को देखा जाए तो वो ज्यादा मजबूत नियम। लेकिन उसके बाद जब खड़वी सरकार से बात की, उन्होंने समझा दिवाकर भट्टी के ऊपर उस समय जो है बहुत प्रेशर डाला गया जो है रियल एस्टेट वालों की तरफ से कि इसको जो है इसमें लचीलापन कर दिया जाए, जो भी इस तरह से कुछ एक ट्रैक्टर टैक्स। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदेश के अंदर जब भी कोई बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, जो प्रोजेक्ट तैयार होते हैं, आपको और हमको बाद में पता लगता है सचिवालय के अंदर से वो चीजें पहले लीक हो जाती हैं। तो खैर उसमें क्योंकि खंडूरी जी थे तो जनरल साहब ने उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और वो तरीके से 250 स्क्वायर फीट करा और वो लागू रहा। लेकिन 2018 में आके वही भारतीय जनता पार्टी में त्रिवेंद्र जी आते हैं और वो सारी जो है मटिया मेट करके रख देते हैं। 4.5 साल का जो कार्यकाल बहुत होता है एक मुख्यमंत्री के, और उन 4.5 सालों में उन्होंने 3 बड़े नुकसान करे, 2-3 बड़े नुकसान करे। एक तो उन्होंने ये भू कानून की जो है धज्जियां उखाड़ दी, बिना किसी मंत्रिमंडल के जो है विधानसभा सत्र के घर में ही अपना जो है बना के कानून बना दिया हुआ। दूसरी बात, उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट खत्म कर, एम्प्लॉयमेंट से जो ये जरिया था रोजगार पाने का जो स्थानीय लोगों के, उत्तराखंड के लोगों के लिए, वो आपने खत्म करवा दिया। उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपने जो है सत्र में एक घंटे में इनका जो है पैसे बढ़ गए थे, मुझे आज भी याद है। तीसरा, इन्होंने जो नुकसान किया वो मतलब जो मूल निवास पे इनको जो काम करना चाहिए था उस पे इन्होंने वो काम नहीं करके दी। आपने भू कानून तो करा, आपने रोजगार तो अलग करा, राजधानी पे आपने ठीक है एक कदम किया, हमने तो तब भी स्वागत किया था कि आपने ग्रीष्मकालीन कर दिया, लेकिन जो सपनों के अनुरूप जो सोचा गया था वो नहीं हुआ। अब धामी जी ने निश्चित रूप में अगर एक चीज को पॉजिटिवली कुछ बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जनता का विश्वास धामी जी पे तब और ज्यादा बढ़ सकता है यदि वो सबसे पहले 2018 का कानून को रद्द करेंगे, तब उनका विश्वास बढ़ सकता है। सरकार में राजनीतिक बयानबाजी होती है, देने पड़ते हैं, देते रहते हैं, तो निश्चित रूप में अच्छा होगा तो स्वागत करेंगे, नहीं होगा तो केवल जिनका उठे ही भाई। हमने पहले भी यही कहा कि हम संघर्ष सड़कों पे चलने वाले लोग हैं। 94 में भी सड़कों पे, आज सड़कों पे हैं। अच्छा
जो काम नहीं होगा उसका जो है सीधा सीधा विरोध होगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर विरोध नजर आ रहा है। चलिए अब कांग्रेस पार्टी के पास में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। गिरिराज जी, अभी प्रांजल जी ने बड़ी अहम बातें कही कि देखिए कांग्रेस जो आज बहुत सारे सवाल उठा रही है, इसने अपने दौर में क्या किया था? गरिमा जी, प्रांजल जी निश्चित रूप से पहाड़ की चिंता करते हैं, बहुत अच्छे वक्ता है। लेकिन गरिमा जी, प्रांजल जी से एक प्रार्थना मेरी तरफ से है कि अगर कांग्रेस पार्टी 2002 और 2007 के बीच के जो समय जो काल था वो अगर निश्चित रूप से पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में इंफ्रा मिला है, उत्तराखंड को सिडकुल मिला है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिली है बहुत अच्छी, अगर वाकई जो बेरोजगारी थी और एक रोजगार परक अगर इंडस्ट्रीज लगी हैं तो रोजगार मिला है, लाभ मिला है बेरोजगारों को निश्चित रूप से, और जो पढ़े लिखे जो मास होता है उत्तराखंड में उनको रोजगार मिला है। अगर साथ ही साथ नरेंद्र सिंह भंडारी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे हमारे गरिमा जी, 32,000 लोगों की जो है नियुक्ति की गई एज ए शिक्षक जो है, वो एक ऐतिहासिक क्षण था, सुन लीजिएगा। मतलब अगर मैं रीड मानता हूं उस कार्यकाल को तो एप्रिसिएशन बनता है। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि अगर सख्त, अभी प्रदीप जी भी बहुत बड़ी बात अभी बोल गए कि वहां सख्त भू कानून दिख रहा था, अगर 500 स्क्वायर मीटर है बाहर वाले व्यक्ति के लिए, अगर आवासीय अगर उसको प्लॉट लेना है, लेकिन उसमें जो लिमिटेशंस थे 12.5 एकड़ पे जाके वो सैचुरेशन था कि उससे ऊपर वो भी प्रयोजन मेंशन करेगा। अगर लाभ मिल रहा है यहां के जनमानस को तो आप लेके आएंगे किसी इंडस्ट्री को, प्रयोजन होने की वजह से वो सारी चीजें मेंशन होती थी, तो एक ठोस भू कानून दिया गया था निश्चित रूप से, तो एप्रिसिएशन बनता है। प्रांजल जी को एक मैं ये बात रखना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अगर कहीं पे किसी सरकार ने कोई अच्छा काम किया तो उसको एप्रिशिएट करना सीखिए सर, सारी चीजें जो है। और आज एक चीज मैं रखना चाहूंगा गरिमा जी, सरकार जो सख्त भू कानून की बात कर रही है, अभी जितनी बातें हो रही हैं गोलमोल, जब ये धरातल पे पटल पे आएंगे, निश्चित रूप से ड्राफ्ट तैयार होगा, तो मुझे जो संदेह है गरिमा जी कि इसमें कहीं ऐसी व्यवस्था ना हो, कोई लचर जो है, कोई ऐसा रास्ता ना हो, क्योंकि आज भाजपा निश्चित रूप से जो 7 वर्ष का एक कार्यकाल है, भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है। संपूर्ण इनको जन सरोकारों से जनमानस जो उत्तराखंड में वास कर रहा है, पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य की स्थिति में, महिला अपराध के क्षेत्र में अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे इसको भाजपा लेके आ गई है प्रदेश को। देवालयों का वास, आप स्वयं सोचिए, इस प्रदेश में देवता वास करते हैं, यहां जो जनमानस वास कर रहा है वो भी देवतुल्य है, बड़ा सरल है। लेकिन जो आज स्थितियां हैं इतनी विस्फोटक है प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त, डकैतियां चोरियां हो रही है, चोरों का कोई अता पता नहीं है। आप स्वयं सोचिए कैसे भरोसा किया जा सकता है इस सरकार पे, क्योंकि ये रास्ता बनाने की सख्त भू कानून की बात तो कर रही है सरकार, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ऐसा खोजेगी, इसमें ढूंढेगी कि जिससे वो बंदरबांट जो होती है वो बरकरार रहे। तो निश्चित रूप से वेट एंड वॉच की बात जो की करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, जो हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट है, हम लोग वॉच कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं सारी चीजों को। और निश्चित रूप से जो जनमानस के हक में जो बात होगी, जिससे लाभ निश्चित रूप से आखिरी पायदान के जो ग्रामीण की मैं बात करता हूं कि उसको अच्छी फैसिलिटीज मिले, उसको वाकई वो आज जो पहाड़ बिक रहे हैं वो अगर चिंतित है, परेशानी की मुद्रा में आखिरी पायदान का ग्रामीण है, तो निश्चित रूप से उस चिंता को लिए हुए अगर वो जी रहा है, तो हम पॉलिटिकल पार्टीज जो है निश्चित रूप से इसमें कटघरे में अगर खड़ी पार्टियां हो रही हैं तो उसके पीछे वही रीजन है गरिमा जी। तो हम लोग करण महाराज जी के नेतृत्व में सारी चीजों को वॉच कर रहे हैं। और गरिमा जी, सरकार सख्त भू कानून लाने की अगर बात कर रही है तो कोई भी बात ऐसी ना हो उसमें कि किसी भी तरह की उसमें कुछ ऐसी छूटें हो जिससे कि वो व्यक्ति जो है जो बाहर से आ रहे हैं और लिए जा रहा है वो स्थितियां ना बढ़े। चलिए ठीक है, एक लिमिटेशंस हो, सख्त कानून का मतलब ही लिमिटेशंस होती है। अगर मैं 12.5 एकड़ पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की बात कर रहा हूं कि वो लिमिटेशंस थी, सैचुरेशन था, वहां स्टेबिलिटी थी, वहां तक पहुंचता था व्यक्ति, उसके ऊपर कुछ नहीं ले सकता था।
वो रखना जरूरी है जो इन्होंने त्रिवेंद्र सरकार ने सारी चीजें खत्म कर, सारे पहाड़ बिकवा दिए। आप स्वयं सोचिए गरिमा जी। ठीक है, चलिए आप जवाब देते हैं नवीन जी। जब सब कुछ बिगाड़ दिया गया तो अब भू कानून समस्या के समाधान के बारे में सरकार के मन में विचार कैसे आ गया? देखिए, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की जहां तक बात है, वो इनकी फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, जिसको यहाँ पर बयां कर रहे हैं और निराश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार इस प्रदेश के मुद्दों को एक एक कर उनका प्रकाशित और प्रदेश के मुद्दों को निपटाकर आगे कर रहे हैं, तो इसलिए इनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। ये दीपक जी बिल्कुल निराश है। दीपक जी, राजनीति में इनके दीपक जी आती हूँ, इसके बाद आपके पास में आती हूँ, प्लीज। फ्रस्ट्रेशन है, अब देखिए ये भी निकाल रहे भाई साहब, ये भी फ्रस्ट्रेटेड है, तो सब आप ये देख सकते हैं कि पूरा ही यहाँ पर जो इनकी निराशा है वो सामने आ रही है। इनकी निराशा चलिए ठीक है, देखिए चिल्लाने से फायदा नहीं है ना, चिल्लाने से फायदा नहीं है। अब नवीन जी आप रुक जाइए, सवाल उनका सुन लीजिए, वो कुछ कह रहे हैं तो उनको सुन लीजिए। ठीक है नवीन जी सुन लीजिए, उसके बाद उनके भी सवाल को जोड़ते जाइएगा। जवाबदेही आपकी है, आप सत्ता में है, ठीक है, हम आपसे पूछ लेंगे। दीपक जी आप बोले जल्दी से। नवीन जी सुन लीजिए। लगातार काम कर रही है, लगातार मुद्दों हाँ ठीक है नवीन जी सुन लीजिए, उसके बाद में बोलिएगा प्लीज। नवीन जी सुना भी कीजिए, आप सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं है आप। दीपक जी आप जल्दी से बोलिए। लगातार अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी लोकप्रिय नेता साबित हो रहे हैं। चाहे विकास की बात हो, चाहे किसी बात हो, किसी तरह की बात हो, उसमें मुख्यमंत्री जी लगातार अपना काम कर रहे हैं। नवीन जी आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? नवीन जी को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि नवीन जी सुनने को तैयार नहीं है। दीपक जी प्लीज आप बोलिए। 3 सालों में जो किए हैं वो एक रिकॉर्ड है, अभूतपूर्व कार्य इन्होंने किए हैं। दीपक जी आप बोलिए। नवीन जी अगर हो गया हो तो अब शांत हो जाइए प्लीज। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आपको डिबेट में बैठने का सलीका सीख कर डिबेट में आना चाहिए। अपने अपने कार्यालयों तक सीमित रह गए हैं, ये चाहे यूकेडी हो चाहे कांग्रेस हो। आज ये दल अपने कांग्रेस के कार्यालय और यूकेडी के कार्यालय। नवीन जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? नवीन जी डिबेट में बैठने का सलीका प्लीज सीख कर आइएगा। मैं 10 बार मना कर चुकी हूँ आपको, आप सिर्फ बोले जा रहे हैं। पता नहीं प्रवक्ता किस दल का है, कौन सा प्रवक्ता किस नेता का प्रवक्ता है? नवीन जी शांत हो जाइए प्लीज। नेताओं को आप देखिए, इससे नहीं बच पाएंगे, आपकी सरकार नहीं बच पाएगी असंतोष से। दीपक जी आप बोलिए। नवीन जी प्लीज शांत हो जाया करिए, अगर मैं एक बार बोल दिया करूं तो। नहीं तो ये लगातार बोलना तो मुझे भी तो बोलना पड़ेगा। नहीं सर प्लीज, मैं कुछ कह रही हूँ, आप डिबेट में बैठने का सबसे पहले सलीका सीखिए। कम से कम 20 बार मैंने आपको मना किया, लेकिन आपने उस बात को नहीं सुना। डिबेट में अगर मैं कुछ कह रही हूँ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे। खुद मैं आपसे पूछती हूँ तब आप नहीं बोलते। नहीं आप सवाल किससे पूछा? लेकिन मैंने आपको रोका ना, सत्ता में आप बैठे हैं, आपके जवाब दें तो फिर सुन लीजिए कम से कम सवालों को। बस एक ही राग अलापना है, सरकार अच्छा कर रही है, बीजेपी ये कर रही, बीजेपी वो कर रही है। सुना भी जाता है सर, अपने मन से अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बना जाता है। चलिए दीपक जी आप बोलिए, आप शांत हो जाइए सर, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। डिबेट में बैठने का एक तरीका होता है। दीपक जी आप बोलिए। काउंटर करने की कोशिश करें, मुझे भी करनी पड़ेगी, प्लीज इस बात को समझिए। आप सवाल मेरा टर्न था, आपने मेरे से पूछा था, मैंने बोलना था। सर मैंने आपको रुकने को भी बोला था ना, वो आपको सुनाई नहीं दिया क्या? तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी ना। ठीक है अब रुक जाइए प्लीज अब रुक जाइए। अगर आप सुन रहे हैं तो अब रुक जाइए। दीपक जी आप बोलिए प्लीज। गरिमा जी यहाँ पर आप, गरिमा जी यहाँ पर एंकर की आवाज भारतीय जनता पार्टी को सुनाई नहीं दे रही है। चलिए आप बोलिए, अब मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर। आप फिर चाह रहे हैं कि मतलब मैं बीच में इंटरप्ट करूं इस तरह से? मुद्दे पर आइए दीपक जी, और प्लीज नवीन जी। दीपक देखिए, ये स्पष्ट है कि अगर ये भू कानून की बात भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है तो ये बहुत बड़े दबाव में है, और ये दबाव केदारनाथ का चुनाव हारने के बाद और बढ़ जाएगा। ये निश्चित रूप से हारेंगे। अगर ये केदारनाथ का चुनाव नहीं होता तो ये भू कानून की बात नहीं कर रहे होते। गरिमा जी 2007 से लेकर 2012 में इनके मुंह से कभी सुना आपने भू कानून के बारे में? तभी तो इनकी सरकार थी। आपने कभी 2018 से लेकर 2024 में अभी सिर्फ चंद महीनों पहले ही ये बात कर रहे हैं कि सख्त भू कानून लाया जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये जनता का दबाव है, जनाक्रोश है, और जनाक्रोश की बात अगर सुनी जा रही है तो निश्चित रूप से ये बात भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए कि एक सख्त भू कानून, और सख्त भू कानून से ज्यादा मूल निवास, ये मूल निवास की बात ही नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, सुन लेते हैं। अब नवीन जी बोलिए, और जितना बोलना है प्लीज एक बार में बोलिएगा। एक ही बार में बोलूंगा गृह जी, ब्रेक नहीं लूंगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी सरकार पिछले 1-1.5 साल से भू कानून के ड्राफ्ट पर काम कर रही है। आप देखिए कि किस तरह से प्रवक्ता बात करते हैं कि अभी अगर हम बात करेंगे भू कानून की तो ये करेंगे यूसीसी, अगर यूसीसी की बात करें ये करेंगे भू कानून। तो ये तो एक तर्क से दूसरे तर्क को आसानी से काटा जा सकता है। इनका काम है विपक्ष की राजनीति करना, हमारा काम है जनता के लिए काम करना। हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार काम करती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी इस देश के इस प्रदेश की सारी ही मुद्दों का समाधान अगले 5 साल के कार्यकाल में करना चाहते हैं, और उसके बाद भी ताकि जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे। और यही मेरा कहना है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद के ताकत से आज माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। विपक्ष चाहे किसी तरह से भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, निराशा निकाले, उसे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई काम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में सीधा संबंध है। जी गरिमा जी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। प्रांजल नौटियाल साहब का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रांजल जी, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर हम सवाल उठा रहे हैं। अभी दीपक जी ने कहा कि ये भू कानून की तो बात कर रहे हैं लेकिन मूल निवास की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मूल निवास के बिना भू कानून पूरी तरीके से संभव ही नहीं है। तो क्या लग रहा है, इनकी मंशा क्या इस बात से स्पष्ट हो जा रही है? प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी के भी जिस प्रकार से आपस में इस मुद्दे को लेकर आपस में बहस कर रहे थे, इतने हल्के में जनता को लेते हैं, इतने हल्के में इन मुद्दों को लेते हैं। दोनों पार्टियों ने, एक ने मूल निवास इस प्रदेश से पूरी तरह खत्म किया, एक ने भू कानून इस प्रदेश में पूरी तरह से लचर किया, और उसके बाद भी आज देखिए कि इतने गंभीर मुद्दे पे भी कोई ड्राफ्ट की बात नहीं हो रही है, कोई ये बात नहीं हो रही है किस प्रकार से ये ड्राफ्ट लाया जाएगा, क्या क्या डिमांड है। देखिए, इससे पहले फिर हम उलझ जाएं बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी के इन प्रवक्ताओं के इस जाल में, मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूं, भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति जो भाई भोई डिमरी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन कर रही है, ठीक है, हमें जो है पहले तो कृषि भूमि इस प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुरंत प्रभाव से कृषि भूमि पे बेचने पर रोक लगनी चाहिए। वो धाराएं जो इसमें बदलाव किया गया 143 में, वो तुरंत प्रभाव से वापस लानी चाहिए। इसके लिए आपको अध्यादेश लाने की जरूरत है, इसमें कोई लॉ अभी जो है एक्ट लाने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत प्रभाव से अध्यादेश लाकर इसको रोक सकते हैं। और हम जो है, जो भी लोग यहाँ पर 30 साल से अगर रह रहे हैं, बाहर के लोग भी अगर यहाँ रह रहे हैं, अस्थायी निवासी हैं, तो हम उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि 200 वर्ग मीटर भूमि दी जाए अपने आवास के लिए, अपने आवास बनाने के लिए उन्हें 200 वर्ग मीटर तक की भूमि जो है दी जाए। हम ये बार बार मांग कर रहे हैं कि मूल निवास 1950 इस प्रदेश में लागू किया जाए। उसी के आधार पर यहाँ के मूल निवासियों को 90% तक जो है नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। समूह और गांव में तो जो है अगर पूरे प्रदेश के लोगों को भी नौकरी दे दी जाए तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ये आसानी से किया जा सकता है। हमने एक चेतावनी और गवर्नमेंट है 23 नवंबर को जब केदारनाथ उपचुनाव का रिजल्ट आया, 3 दिन का समय है गवर्नमेंट के पास। अगर इन्होंने अध्यादेश लाकर इस जो है भूमि कानूनों में जो है तुरंत प्रभाव से वो रोक नहीं लगाई, जो भी धाराएं इसमें बनाई गई थी जिसमें जो है पूरी तरीके से प्रदेश को खुली लूट के लिए छोड़ दिया गया था जमीनों की, वो तुरंत प्रभाव से वापस नहीं ली गई, तो हम 26 नवंबर से एक भूख हड़ताल यहां पर करेंगे। ये हमारी डिमांड है, ये बहुत गंभीरता से दोनों सरकारों को लेना चाहिए। और हम जो पहले भी हम कह चुके हैं, बार बार ये बात कहते हैं कि असल में इस प्रदेश में क्या हो रहा है। असल में इस प्रदेश में मलिन बस्तियां बसाई जा रही हैं, 600 से ज्यादा मलिन बस्तियां इस प्रदेश में हो गई हैं, और सरकार का आंकड़ा 11.5 लाख लोगों का था जो मलिन बस्तियों में रह रहे थे। उनके नियमितीकरण की यहाँ पर मांग उठ रही है, बाहर से आए हुए समुदायों को यहाँ पर आरक्षण देने की मांग उठ रही है। यहाँ यूसीसी जो है यूसीसी के लिए क्या आंदोलन हो रहा है इस प्रदेश में? यहाँ आंदोलन मूल निवास और भू कानून के लिए हो रहा है, लेकिन कानून आ रहा है यूसीसी, जिसमें केवल एक ही मुख्य मुद्दा है कि 1 साल के अंदर अंदर बाहर से आए हुए व्यक्तियों को यहाँ पर स्थायी निवासी बनाया जाए। मूल निवास पे कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि मूल निवास पे इनकी क्या अवधारणा है। देखिए, इस प्रदेश में जो लास्ट भू बंदोबस्त हुआ था वो 1964 में हुआ था। उस भू बंदोबस्त के आधार ही मूल निवास 1950 था, उसी आधार पर जो है वो भू बंदोबस्त हुआ था। 40 सालाना बंदोबस्त था। 2000-2004 के बीच में वो भू बंदोबस्त यहाँ पर हो जाना चाहिए था। कितनी जमीन वन के पास है, कितनी जमीन जो है कृषि है, कितनी जमीन कमर्शियल है, कितनी जो है जमीन जो है
बाकी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल होती है, उसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। और क्यों नहीं करवाया गया अभी तक भू बंदोबस्त? क्योंकि जमीनों में जो गोरख धंधा चलता है, जिस प्रकार से जमीनों को बेचकर भू माफियाओं को यहाँ पर पनपाया जाता है, प्रॉपर्टी डीलर्स को यहाँ पर पनपाया जाता है, यहाँ का पैसा दोनों सरकार जो है किसी भी नेक्सस के थ्रू कुछ दिल्ली रखे कुछ हम रखें, इस नीति पर ये जो है प्रदेश की सरकारें यहाँ पर चलती हैं। और यूकेडी भी सरकार का पार्ट रही है, इतने साल से ये भी सो रहे थे, पहले सरकार का पार्ट थे, तो उसमें क्या किया? क्यों नहीं जो है सरकार से तुरंत अलग हो गए? 5 विधायक मिले थे, 5 के 50 विधायक हो जाते आज और सरकार बनाने की हैसियत होती है। लेकिन क्यों जो है संघर्ष छोड़ दिया? क्यों जो है इन्हीं चीजों में लग गए? क्यों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय पार्टियों की सरकारों में जो है प्रांजल जी वो भी आप ही की तरह निकले, यूकेडी में रहे चले गए? नहीं भाई साहब, अपने संघर्ष नहीं वो भी आप ही की तरह निकले ना। ठीक है सर, ठीक है दीपक जी आप प्लीज आप शुरू मत हो जाइए, बीच में नहीं। ठीक है, जब मैं आपके पास आऊं सिर्फ तब बोलिएगा। प्रदीप उकरेती जी का रुख कर लेते हैं। सर सभी मेहमान यहाँ पर आए हैं, आपस में चर्चा नहीं करनी है प्लीज। दीपक जी प्लीज शांत हो जाइए। बताया कि किस प्रकार से कार्यक्रम होने चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। प्रदीप जी अभी यहाँ पर देखिए प्रांजल जी ने बड़ी अहम बातें कही हैं कि सभी यहाँ पर अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिन चीजों के लिए आंदोलन हो रहा है उन पर भी काम नहीं हो रहा है। यूसीसी की बात हो रही थी, लेकिन क्या वाहवाही लूटने के लिए यूसीसी सरकार ने पहले किया और अब उसके बाद भू कानून पर आ रहे हैं, या भू कानून की भी बात कर रहे हैं तो मूल निवास की बात नहीं कर रहे हैं, तो इससे इनकी मंशा पर ही सवाल उठ रहा है। असल में चाहते क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ एक कर मुद्दे उठा रहे हैं? दीपक जी हो गया प्लीज। प्रदीप जी आप बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य जिन सपनों को लेकर इस राज्य की परिकल्पना हुई, वहीं हम अभी रजत मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, बड़ी खुशियों में लगे हुए हैं। और लेकिन जो काम पहले 2-3 सालों के अंदर इस राज्य के अंदर हो जाने चाहिए थे, चाहे वो सशक्त भू कानून 371 की पैटर्न पर काम करने की आवश्यकता, हिमालयी राज्यों पर काम करने की आवश्यकता थी, स्थायी राजधानी तय करने की आवश्यकता थी, लोकायुक्त को तय करने की आवश्यकता थी, और तमाम रोजगार की जो नीतियां बनानी चाहिए थी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पलायन पे हर बार बात होती थी, ये भू कानून और ये सब चीजों की दिक्कतें आराम से सॉल्व होती। इन चीजों को हम लगातार अपने ज्ञापनों के माध्यम से जो हम एक पैरेलल हम लोग आंदोलनकारी मंच चीज को लेकर लगातार सड़कों पर उठाता रहा है। मतलब राज्य बनने के बाद अगर हम 94 में सड़कों पर थे तो 8 में सड़क तो होना चाहिए था। मैं आज कहीं अपना काम धंधा ही करना चाहिए था। हम यहाँ बराबर कोई आंदोलन की हमने कोई वो नहीं था कि हम बराबर मूवमेंट करते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का ये रहा कि 2006 तक जो हमने देखा कि कोई विधानसभा में पिछले दरवाजे से लग रहा है, कोई सचिवालय से पिछले दरवाजे में लग रहा है, कोई दफ्तरों में पिछले दरवाजे से लग रहा है, तो हमें आंदोलनकारी मंच का गठन करना पड़ा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप पुराने सब उठाएं, पूरे भू कानून से लेके राजधानी से लेके कर्मचारियों के ढांचे को लेके जो लोक सेवा आयोग से लेके अधिनियम चयन आयोग आज ये गठन हुआ है, तो मुझे फक्र है कि हमने वो समूह के पद को बचाने के लिए अधिनियम चयन आयोग का गठन हुआ। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? या आगम सिंह जैसे पैदा हो जाते। उसमें जो है आज माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मिलेट्स, मुख्यमंत्री कहते हैं मिलेट, और मैं भी कहता हूँ मिलेट, लेकिन वो मिलेट्स आएगा कहाँ से भाई? जब गांव जहां से आना है वो 9 जिले तो खाली हो रहे हैं, उन 9 जिलों पे क्या कार्य योजना? पहले क्या होता था मैं गरिमा जी कि जिले में ब्लॉक में जो पोस्ट निकलती थी वो जो शिक्षा का एक वो शिक्षक वही होता, जिले में जो नौकरी निकाली जाती थी वहां जिले में होना चाहिए। अब वो ब्लॉक व्यवस्था खत्म कर दिया आपने। आज अपॉइंटमेंट है, कल सब हल्द्वानी, देहरादून, उधमसिंह नगर जा रहे हैं। सरकार को अगर ईमानदारी से इस दिशा में काम करना है तो अपने आप भू कानून का भी निकलेगा। 2012 में माननीय बहुगुणा जी ने चुनाव लड़ना था, ये कोई इस पर नियम नहीं आया हुआ कि जो है मूल निवास आएगा और मूल निवास नहीं आएगा, उस साइलेंट भी तरीके से उसको दबा दिया। 2012 में हमने इतनी बड़ी रैली निकाली, माननीय राज्यपाल ने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, और अधिकार इसमें लोगों को गलतफहमी है। तराई में भाई जो भगवान पुरिया उसका गुड़की का जो काजी है उसका भी मूल निवास में उतना ही अधिकार है, जो भगवानपुर का सैनी है उसका भी उतना ही अधिकार, और जो पिथौरागढ़ में जो हमारा जो गुंजी में रह रहा है उसका भी उतना अधिकार है। उसमें कोई लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि मूल निवास का मतलब सरकारी नौकरी। मूल निवास जो है जिसकी कई पीढ़ियां 1950 से यहाँ रह रही है, 3री-4थी पीढ़ी आ गई है, उसमें कुछ चीजों की छूट होती है, खेती बाड़ी ये सब चीजें होती है, लेकिन उसमें हम अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। पहाड़ की जो यहाँ की तो जमीन हमने बेची, इसमें सरकार को चाहिए कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को कि 25वें साल में आप रजत जयंती
वो शहीदों की आत्माओं को भी एक ठंडक मिलेगी, श्रद्धांजलि होगी कि 2018 का कानून रद्द करें। और दूसरा, जो हमारी जो पहाड़ों की जमीन है उस पर तत्काल रोक लगे और आने वाले समय पे जो सशक्त कानून की जो हम बात कर रहे हैं, हिमालय तर्ज पे जो 371 की जो जिसमें बात करना चाह रहे हैं, छोटे आप ये देखिए गरिमा जी कि यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मीट हो जाते हैं। त्रिवेंद्र जी की सरकार में भी इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 9 जिलों में जो है हिल्स इंडस्ट्रियल मीट क्यों नहीं हुई आज तक, वो क्यों नहीं हुई बताइए ना। क्या हिल्स में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी? हम कोई भारत से अलग, ये उत्तराखंड देवभूमि है, ये माता है, यहाँ पे ये यूसीसी लिविंग रिलेशनशिप वगैरह ये सब नहीं चलता है। यहाँ हमारा कलेवर नहीं, हमारा कल्चर नहीं है ये सब चीजें। तो इसमें सरकार को चाहिए, अगर वाकई में धार्मिक जी से मेरा सुझाव है, अगर आप करिए एक माइलस्टोन खड़ा करिए कि एक युवा मुख्यमंत्री ने जो है सख्त भू कानून लाकर, ये जितना हम सख्त भू कानून कर रहे हैं इस हिसाब से तो भू कानून इतना सख्त हो गया कि वो वैसे टूट जा रहा है, ज्यादा सख्त चीज भी टूट जाती है। तो उसको ऐसा ना करके ईमानदारी से उस पर काम करने की आवश्यकता है, जो उस पूरी उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको सामने दिखाया जाए, जो सरकारों के जनता के जो मांग उस रणनीति को सामने लाने का प्रयास किया, वही सच्ची श्रद्धांजलि हो। और अन्यथा हमारा काम, मैं फिर कह रहा हूं कि आंदोलनकारी मंच संघर्ष कर रहा है, वो करता रहे। चलिए ठीक है, उम्मीद यही है कि देखिए सत्ता पक्ष जो है वो इस बात को समझेगा और भू कानून का जो प्लान है धामी सरकार जिससे इसके लिए तैयार नजर आ रही है उसे बेहतर ढंग से किया जाएगा ताकि चीजें बिल्कुल ठीक होंगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बजट सत्र में भू कानून को लेकर चर्चा की बात सामने आई है, लेकिन बड़ी बात यह कि एक तरफ विपक्ष है जो सरकार के इस मंशा पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में देखना होगा सरकार की असली मंशा भला क्या है और क्या भू कानून की समस्या का समाधान निकाल पाती है सरकार। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।